बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा लास्ट टॉपिक है जिसका नाम है चोलस की डीकम्पोजिशन। लास्ट सेशन के अंदर मैंने आपको एलयू डीकम्पोजिशन के थ्रू सिस्टम का सोल्यूशन और सिस्टम का इन्वर्स निकालना आपको बताया था। आज मेरा है लास्ट टॉपिक जिसका नाम है चोलस की डीकम्पोजिशन। बेसिकली वो इसी डीकम्पोजिशन के टॉपिक से एसोसिएट है। इसमें मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि अगर हमारे पास कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यानी बहुत सारे सिस्टम ऐसे होते हैं जब उनकी मैट्रिक्स फॉर्म की जाती है तो उससे वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाती है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कि ए मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स और ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इक्वल होते हैं। तो अगर आपका सिस्टम कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स को जनरेट करता है तो उसको एल यू फैक्टर के अंदर डीकम्पोज करने के लिए एक नई टेक्निक मैं आपको बताता हूँ, एक फेमस एल्गोरिथम जिसका नाम है चोलस की डीकम्पोजिशन। लेकिन ऑफ कोर्स ये बड़ा रिस्ट्रिक्टेड है क्योंकि उससे सिस्टम का सिमेट्रिक होना ज़रूरी है। तो अगर आपके पास कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स जनरेट होती है और आप उसको एल यू फैक्टर के अंदर डीकम्पोज करना चाहते हैं तो उसके लिए चोलस की डीकम्पोजिशन यूज़ की जाएगी। तो इस लेक्चर को आपने एंड तक देखना है और अगर कोई पॉइंट अगर आपके नहीं समझ आता है तो मुझे कमेंट्स कीजिएगा, मैं आपको इंशाल्लाह डिटेल से एक्सप्लेन करूँगा उसको। बेसिकली ये जो एल्गोरिथम है ये बेसिकली एल्गोरिथम इन दो फार्मूलों पर बेस करता है और मैं बेसिकली आज के लेक्चर के अंदर इन दोनों फार्मूलों को कैसे ड्राइव किया जाता है ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा, बट इन फार्मूलों को कैसे यूज़ करना है ये आपको बताने वाला हूँ। सपोज़ कीजिए कि आप सिस्टम से लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाना चाहते हैं। तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के जो डायगोनल एलिमेंट हैं, फॉर एग्जांपल के आप यूँ समझ लें कि आपके पास ये मैट्रिक्स है, ये अगर मैट्रिक्स है आपके पास और आपने जो है वो इसको सिमेट्रिक है और आपने इसको डीकम्पोज करना है अपनी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के अंदर या अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सपोज लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में अगर आपने इसको डीकम्पोज करना है तो ये जो फर्स्ट रॉ है, इस फर्स्ट रॉ के लिए के की वैल्यू आप 1 असाइन कर लीजिएगा, राइट। तो यहाँ पर ये जो डायगोनल एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल ये K11 हो जाएंगे, या सॉरी ये L11 होगा, ये L22 हो जाएगा, ये L33 हो जाएगा। तो यहाँ पर डायगोनल एलिमेंट को फाइंड आउट करने के लिए हम फार्मूला नंबर 2 को इस्तेमाल करेंगे। और ये जो आपके नॉन डायगोनल एलिमेंट है, राइट, ये जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है, इन नॉन डायगोनल एलिमेंट को फाइंड आउट करने के लिए हम फार्मूला नंबर 1 यूज़ करेंगे। ठीक है, पहली बात तो ये चीज़ अच्छे तरीके से आप जहन में बिठा लें कि जो डायगोनल एलिमेंट है उनको फाइंड आउट करने के लिए हम फार्मूला नंबर 2 अप्लाई करेंगे और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के अंदर उसको अप्लाई करने के लिए, उसको फाइंड आउट करने के लिए हम फार्मूला नंबर 1 यूटिलाइज करेंगे। दूसरी बात, थोड़ा ये कॉन्सेप्ट आपको ये भी देना है, आपको ज़रा इसका कॉन्सेप्ट होना चाहिए क्योंकि हम अपनी अर्ली स्टेज के अंदर ज़रा समेशन नोटेशन को पढ़ लेते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको रिकॉल करवा देता हूँ। सपोज़ कीजिए कि अगर मैं आपसे कहता हूँ कि समेशन जो है वो फॉर एग्जांपल i इज़ इक्वल टू 1 to 2 के लिए काम करता है, तो ऑफ कोर्स ये समेशन आपको निकालना आना चाहिए। इसमें i इज़ इक्वल टू 1 के लिए एक आंसर लिखा जाएगा, फिर प्लस i इज़ इक्वल टू 2 के लिए एक आंसर लिखा जाएगा। ठीक है जी, तो ये बात समझ आ गई। अच्छा, अगर सपोज़ कीजिए कि i इज़ इक्वल टू 1 से लेकर 1 तक है तो याद रखें कि यहाँ जो भी आंसर लिखा होगा वो आंसर जस्ट 1 टाइम यहाँ पर लिख दिया जाएगा। ठीक है। तीसरा कंडीशन ये हो सकती है कि सपोज़ i इज़ इक्वल टू ये तो 1 है और यहाँ पर ये 0 है, तो याद रखिएगा कि इसका जो रिज़ल्ट है वो रिज़ल्ट 0 के इक्वल आएगा। ठीक है, तो ये चूँकि मैं इसकी फर्दर डिटेल्स के अंदर नहीं जा रहा हूँ क्योंकि ये बातें जो हैं वो आप अपने कैलकुलस में, अपनी अर्ली कैलकुलस के अंदर ही सारी चीज़ें ऑलरेडी पढ़ चुके होते हैं, तो फिर अभी मैं इसकी तफसील पे नहीं जा रहा हूँ। तो ये है हमारे पास प्रॉब्लम। ये सपोज एक प्रॉब्लम है, एक मैट्रिक्स है 6 15 55 15 55 2 2 2 to 5 15 2 to 5 9 7 9। ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। आप अगर आप दो नोट करें तो डायगोनल इसको इस तरह भी देख सकते हैं कि अगर डायगोनल के अबाउट आप इस मैट्रिक्स को रोटेट करें तो आपका आंसर सेम होगा। देखें, ये 15 15 है, ये 55 55 है, ये 2 2 5 है, ये 2 2 5 हो जाएगा। तो ये आंसर जो है आपके पास सेम है, तो इसका मतलब है ये आपके पास एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो इस पर चोलस की डीकम्पोजिशन अप्लाई करते हैं और उसे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में चेंज करते हैं। तो टेक्निकली जो हमारी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है वो क्या बनेगी, अगर हम बनाना चाहें इसे तो हम कैसे लिखेंगे। जो हमारी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है हमारे पास, वो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की जो फॉर्मेशन है वो फॉर्मेशन कुछ इस तरह होगी। यहाँ पर L11 0 and 0 होगा, यहाँ पर L21 L22 and 0 होगा, यहाँ पर L31 L32 और ये बन जाएगा L33। ठीक है जी, तो ये आपके पास एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। तो इसमें 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स को आपने फाइंड आउट करना है। तो चलें, सबसे पहला एलिमेंट को फाइंड आउट करते हैं। तो अच्छा जी, ये बात होगी k इज़ इक्वल टू 1 के लिए, ये रॉ होगी k इज़ इक्वल टू 2 के लिए और ये वाली जो रॉ निकलेगी वो k इज़ इक्वल टू 3 के लिए निकलेगी, राइट। तो जो आपका फार्मूला है आपके पास, उस फार्मूले में आपने क्या करना है, k इज़ इक्वल टू 1 डाल दीजिए। कौन से फार्मूले में,
क्योंकि आपको यहाँ पर के L11 फाइंड आउट करना है, L11 फाइंड आउट करना है, तो इस L11 को फाइंड आउट करने के लिए आपने इसको यूज़ करना है, जैसे कि अभी मैं आपको पहले बताया था। तो आप अपनी स्क्रीन को स्क्रॉल कर इस फार्मूले को ज़रूर देख लीजिएगा, और मैं इसको यहाँ पर चले मैं आपके आसानी के लिए फिर लिख देता हूँ ताकि इसके साथ साथ हम इसको अटैम्प्ट कर सकें। तो हम बात कर रहे हैं, फार्मूला है आपके पास एल के इज़ इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए के माइनस समेशन जे इज़ इक्वल टू 1 to k माइनस 1 एल स्क्वायर के एन जे। ठीक हो गया। तो k इज़ इक्वल टू 1 के लिए जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये L11 हो जाएगा, और ये बन जाएगा आपके पास A11 माइनस समेशन j इज़ इक्वल टू 1 k माइनस 1 0, और ये हो जाएगा L स्क्वायर k की वैल्यू 1 एंड देन j। पहली बात ये है कि यहाँ पर j इज़ इक्वल टू 1 और लोअर लिमिट 1 है और अपर लिमिट 0 है, तो बेसिकली ये जो कंप्लीट फैक्टर है ये फैक्टर 0 के बराबर हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि L11 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपने A11 लिखना होगा। अब ये L11 बराबर हो गया अंडर रूट A11 प्रॉब्लम से मिल जाएगा आपका। देखिए जो ओरिजिनल प्रॉब्लम है इसमें जो फर्स्ट एलिमेंट है ये A11 के बराबर होता है, तो आप इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, ये क्या हो जाएगा आपके पास A11, यानी ये हो जाएगा 6। और जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आंसर, सिंप्लीफाई करने पर आपका आंसर क्या होगा, यानी L11 का आंसर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2.4495। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आ गई होगी कि आपने L11 कैसे कंप्यूट किया। ये क्लियर है। चलिए जी, अब हम बात करते हैं सेकंड रॉ की। तो अगर हम सेकंड रॉ की बात कर रहे हैं तो क्या क्या करना होगा आपको सेकंड रॉ के लिए, जैसे कि मैंने अभी आपको पहले बताया कि सेकंड रॉ के लिए k की वैल्यू जो है वो आपने 2 लेनी होगी। ठीक है जी। अब यहाँ पर आप पहले फॉर एग्जांपल L21 की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, तो जब आपने L21 अगर फाइंड आउट करना है तो आपने यहाँ पर फार्मूला नंबर जो है वो 1 अप्लाई करना होगा। ये है आपका फार्मूला नंबर 1। ठीक है जी। तो आप या तो स्क्रीन को स्क्रॉल कर देख लीजिएगा या मेरे साथ साथ आप जो है वो देखते रहें। चले मैं इसको इस फार्मूले को भी रीराइट कर लेता हूँ आपके लिए ताकि आप समझ सकें कि L के आई एंड A के आई माइनस समेशन j इज़ इक्वल टू 1 to I माइनस L Lij एंड L के j डिवाइडेड बाय Lii, और यहाँ पर जो i की वैल्यू है वो 1 2 अप टू k माइनस 1 तक जाती है। ठीक है जी। तो मैं स्क्रीन को इस तरह स्क्रॉल कर लिया। अब k इज़ इक्वल टू 2 के लिए आप बताएं क्या होगा, तो k इज़ इक्वल टू 2 के लिए ये बन जाएगा L2i इज़ इक्वल टू, आप स्टेप्स को स्किप भी कर सकते हैं, ये A2i माइनस समेशन j इज़ इक्वल टू 1 to I माइनस 1 एज इट इज़ होगा। ये बन जाएगा Lij, दोनों ही हमें नहीं मालूम, ये बन जाएगा Lk 2 एंड देन j, और यहाँ पर आ जाएगा Li राइट। अब हमने इसको i की वेरिएशन में देखना है। तो सपोज़ कीजिए कि मुझे क्या फाइंड आउट करना है, L21 फाइंड आउट करना है। L21 फाइंड आउट करने के लिए फॉर i इज़ इक्वल टू 1 रखना होगा। फॉर i, दिस इज फॉर i इज़ इक्वल टू 1, फॉर i इज़ इक्वल टू 1, i इज़ इक्वल टू 1 के लिए बन जाएगा L21। अब बताएं कि फाइनल आपका जो फार्मूला है वो क्या बना, ये बना A21 माइनस समेशन j इज़ इक्वल टू 1 1 माइनस 1, ये 0 हो जाएगा। यहाँ पर आएगा I1 देन j एंड I2 एंड j। ठीक है जी। अब यहाँ पर ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपको कि ये I1 है और अब 0 है, तो ये जो कंप्लीट आंसर है ये 0 के इक्वल हो जाएगा। और डिनोमिनेटर में आएगा Lii, i की वैल्यू आपने 1 रखी है तो ये A11, यानी फाइनली ये बन जाएगा A21 डिवाइडेड बाय L11। राइट। तो बताइए भाई ये L21 क्या होगा। प्रॉब्लम से आपने A21 चेक कर लिया, A21 है आपके पास, क्या था ये देख लीजिए, A21 जी, ये देखिए ये है A21 विच इज़ 15। ठीक है, तो ये बन गया आपके पास 15, और यहाँ पर चाहिए L11 जो भी हमने कैलकुलेट किया है 2.4495। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर बनेगा 6.1237। तो इसका मतलब ये है कि L21 की जो वैल्यू है आपके पास 6.1237 आ गई। तो उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। ठीक है जी।
अब हम बात करने वाले हैं L22 के लिए। तो ऑफ कोर्स हम इधर फार्मूला नंबर 2 अप्लाई करेंगे। अब मैं इसको रीराइट नहीं कर रहा हूँ, आपको समझाने के लिए डायरेक्ट लिख रहा हूँ। तो L22 आप चेक कर लीजिएगा फार्मूला। तो जब फार्मूला नंबर 2 अप्लाई करेंगे तो ये बनेगा A22 माइनस समेशन J इज़ इक्वल टू 1 to 1 L स्क्वायर एंड देन 2 1, ये बनेगा आपके पास। अब मैंने को बताया था J की वैल्यू 1 और ये 1 से 1 तक अगर लिमिट है तो इसको सिंगल टाइम लिखना होता है आपने। तो ये बन जाएगा L22 इज़ इक्वल टू, यहाँ पर आएगा A22 माइनस L स्क्वायर टू 1। ये किसके इक्वल होगा? ये इक्वल होगा 55 माइनस 6.1237 होल स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हो गया कि L22 की जो वैल्यू है वो आ गई 4.1833। और आप इन सारी वैल्यूज़ को क्रॉस चेक ज़रूर कर लीजिएगा, यानी जब आप सॉल्व करने लगें, देखने लगें इस लेक्चर को, तो अपनी मोबाइल को और या उसका जो कैलकुलेटर है वो ज़रूर ऑन कर लीजिएगा। तो इस तरीक़े से L22 भी आपने कंप्यूट कर लिया। ठीक है जी, तो आपकी सेकंड ड्रॉ का काम भी हो गया कंप्लीट। अब चलते हैं अपनी थर्ड ड्रॉ पर। L31 की हम बात करते हैं। तो ये बताइए कि L31 कैसे कंप्यूट करेंगे। अब आप L31 के लिए का मतलब ये है कि आप k इज़ इक्वल टू 3 की बात करने वाले हैं। तो L31 जब हमने इसको सॉल्व किया, L31 का मतलब हमने फार्मूला नंबर 1 अप्लाई किया। तो आप देखिएगा कि ये सिंप्लीफाई होने के बाद 31 डिवाइडेड बाय L11 बन जाएगा। तो ये आ जाएगा 55 डिवाइडेड बाय 2.4495। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो L31 का जो रिज़ल्ट है आपके पास वो बन जाएगा 22.454। ठीक है जी, तो एक और आंसर आपने ये निकाल लिया। ये क्लियर है। इसके बाद आप बात करने वाले हैं L32 की। L32 के लिए भी आप जब सेम फार्मूला यूज़ करेंगे तो ये आंसर बनेगा A32 माइनस L21 L31 और L22। ठीक है जी, तो अब ये आंसर आ जाएगा आपके पास। मैंने फार्मूला आपको लिखना सिखा दिया है, तो ऑफ कोर्स इसको खुद से आप देखिएगा कि ये मैंने किस तरह लिखा है। ये बन जाएगा 225 माइनस 6.1237 एंड देन 22.45 एंड 4 डिवाइडेड बाय 4.1833। तो इसका मतलब ये हो गया कि L32 का जो आंसर है वो बन गया 20.916। ये आपका एक नया आंसर आ गया L32, राइट। तो इस तरीके से अब आप आखिरी नंबर निकालने वाले हैं और वो नंबर है L33। तो L33 कैसे निकलेगा, उसके लिए आपने फार्मूला नंबर 2 यूज़ करना है L33, और ये तमाम वैल्यूज़ आ जाएंगे आपके पास रूट के अंदर। ये बन जाएगा आपके पास A33 माइनस L31 स्क्वायर माइनस L32 स्क्वायर। ठीक है जी, इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई कर लें। अगर ये लिखना आपको नहीं आया तो ऊपर आप फार्मूले को स्क्रॉल करके देखिएगा और वहाँ पर सारी वैल्यूज़ जिस तरह बताई गई हैं वो लिख लीजिएगा। k की वैल्यू 3 हो जाएगी आपके पास। तो जब आप देखेंगे तो सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास ऑटोमेटिक फार्मूले की ये शक्ल बनकर आ जाएगी। जी जनाब, तो जब आपने सिंप्लीफाई किया तो 979 माइनस 22.454 होल स्क्वायर माइनस 20.916 स्क्वायर बन गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि L33 का आंसर आ गया आपके पास 6.1106। ठीक है जी, तो ये आपके पास L33 का आंसर आ गया। तो सारे आंसर्स आपने निकाल लिए हैं, बस इन सारे आंसर्स को आप कंबाइन कर लें। नॉर्मली इसका अगर कोड लिखना सबसे आसान होता है। मैं ऑफ कोर्स सारे ही कोड मेरे पास हैं, मैंने लिखे हुए, तो ये कोड लिखना भी बहुत आसान होता है। तो जो आपके पास अब जो ट्राइंगुलर मैट्रिक्स बनकर आई है वो बनी है 2.4495, राइट। इधर आप चाहें तो 0 0 लिख लीजिए, और ये बनी 6.1237 4.1833 then 0 and 22.454 and 20.916 and 6.1106। ये आपके पास जो है वो एक और रिज़ल्ट बन गया है आपके पास। तो इन सबको जो है हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो ये अगर आप नोट करें तो आपके पास एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन गई है। तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और अपर ट्रायंगुलर से अपर बनाने के लिए सिंपल ट्रांसपोज करना पड़ेगा आपको, क्योंकि लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को जब आप ट्रांसपोज लेते हैं तो इससे भी आपके पास ए मैट्रिक्स ही बनकर आती है।
तो इस तरीक़े से चोलेस्की डीकम्पोजिशन जो होती है वो किसी सिमेट्रिक मैट्रिक्स को अपने कंपोनेंट्स के अंदर डीकम्पोज कर सकती है सिंपल एल्गोरिथम के थ्रू। और जब वो अपने सिस्टम जब एक मैट्रिक्स जो है वो अपने सिस्टम यानी एल और यू में ब्रेक हो जाए, एक तो ये कि लीनियर अलजेब्रा में आप एक्लोन फॉर्म के थ्रू भी कर सकते हैं, बट अगर ये अपने अपने कंपोनेंट्स के अंदर अपने फैक्टर्स के अंदर ब्रेक हो जाए तो इसको सिस्टम को सॉल्व करना जो है वो आपके लिए बहुत ईजी होता है, इसका इन्वर्स निकालना भी बहुत ईजी होता है। तो ये है हमारे पास चोलेस्की डीकम्पोजिशन। उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको डिटेल के साथ जो आपको एक्सप्लेन किया गया है आपको समझ आ गया होगा। अगर किसी किस्म की कोई ऑब्जेक्शन होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, कोई नंबर्स इसमें ठीक नहीं लिखे हैं या कोई कैलकुलेशन मिस्टेक होती है तो ऑफ कोर्स जो है वो आप अपने कमेंट्स में मेंशन कर दीजिएगा। और प्लीज़ इसको कंप्लीट देखिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।